नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास किताब की तीसरी क्लास में मिल रहे हैं और आज हमारा उनका जो दूसरा टॉपिक है उस किताब में अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, इसको आज हम पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि इसके पहले 2 क्लास प्लेलिस्ट में लगी हुई है, उसको भी आप देख लें अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सीधे हम बात करते हैं अपभ्रंश और हिंदी की रचनाओं पे कि क्या लिखते हैं बच्चन सिंह अपने किताब में अपभ्रंश और हिंदी की रचनाओं पे। तो आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने सबसे पहले हेडिंग डाला कि अपभ्रंश और हिंदी। लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बांग्ला जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास का इतिहास है। इन जातियों का विकास इन जातियों का विकास अकस्मात नहीं हो गया, यानी कि अचानक नहीं हो गया। विकास कभी भी होता है तो धीरे धीरे शनय शनय होता है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अखुआ चुका था, लेकिन इस प्रकार वनस्पति शास्त्रीय या प्राणी शास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में निरंतर या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है। इसके निरंतर में अनिरंतर या अविच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। कहने का मतलब उन्हें उनका ये है कि हिंदी का जो विकास देखने को मिल रहा है आज, उसका जो बीज है, उसकी जो शुरुआत है, वो कहीं न कहीं अपभ्रंश साहित्य के समय ही अकुआ चुका था, यानी कि वो जन्म ले लिया था और वो शुरुआत हो चुकी थी। आगे कहते हैं कि विच्छिन्नता अविच्छिन्नता का वह निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस आगे की परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तित होकर क्षमता और बनता है। इस छनने और बनने में पिछले युग की कुछ स्वीकृतियां अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं, शेष अस्वीकृत और रूपांतरित हो जाती हैं। यानी कि जब भी इतिहास बनता है तो उसमें लगातार यानी कि निरंतर परिस्थितियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। कुछ पुरानी चीज़ों को स्वीकार कर लिया जाता है और कुछ चीज़ों को अस्वीकार करते हुए उसके रूप में, उसके प्रारूप में कुछ परिवर्तन करके जोड़ दिया जाता है। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां काव्य रूप हिंदी साहित्य के विरासत के रूप में मिले। यानी कि अपभ्रंश काव्य जो है वो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य की विरासत के रूप में देख सकते हैं आप। साहित्य के संबंध में उन्होंने हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद। इन मतभेदों की 3 कोटियां हैं। अब क्या क्या हैं कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल यानी कि राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। अपभ्रंश नहीं है, अपभ्रंश हिंदी नहीं है। दूसरा मत ये है विद्वानों का कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश यानी कि पहले के बाद के अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो बाद का अपभ्रंश है, यानी कि सबसे बाद के दिनों का अपभ्रंश जो है वो कहीं ना कहीं अ, हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करके ही देखना चाहिए। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मानना है रामविलास शर्मा जी का। तो 3 मत हमने देखा। पहले मत में अपभ्रंश पुरानी हिंदी है और हिंदी साहित्य इतिहास का ये अनिवार्य अंग है। इसको मानने वाले 3 लोग हुए, राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, चूंकि अपभ्रंश के जो सबसे बाद का जो रूप है उसको हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित किया जा सकता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा रामविलास शर्मा जी मानते हैं और ये बच्चन सिंह अपनी किताब में जिक्र करते हैं। अब लिखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1921 में नागरी प्रचारणी सभा में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत करते हैं। अब इन लेखों की पुस्तकाकार कर दिया गया है, यानी कि अब इन लेखों को एक पुस्तक निकाल दिया गया है जिसका शीर्षक ही पुरानी हिंदी है। इसमें उन्होंने क्या लिखा कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, यानी कि 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा के रूप में सबसे प्रधान भाषा बनी हुई थी। फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई, यानी कि
उसके बाद 11वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे वो जिस रूप में ढली उसी को पुरानी हिंदी ये कहते हैं। विभक्तियाँ घिस गईं, खिर गईं, एक ही विभक्ति है, वह है कोई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है। आगे चलकर वह पुनः कहते हैं कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश संस्कृत प्राकृत से मिलती है, यानी कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलता है और पिछली पुरानी हिंदी से। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अपभ्रंश को वो दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्ववर्ती अपभ्रंश और एक परवर्ती अपभ्रंश। यानी कि जो पहले का अपभ्रंश होता है वो संस्कृत और प्राकृत से मिलता है, लेकिन जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश है यानी कि 11वीं सदी आते आते जो अपभ्रंश का रूप बचा वो कहीं ना कहीं पुरानी हिंदी हो गया। गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टतः दो भागों में बांटते हैं, पुरानी अपभ्रंश और प्रवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस प्रवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि आदिकाल में इसको सम्मिलित किया जा सकता है। अब गुलेरी जी निबंध में हेमचंद के व्याकरण में उल्लिखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि उनकी रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध ये भी हेमचंद की रचना है। संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाईं। सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धोगान दोहा, ये भी याद करिए कि 1916 में हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धोगान दोहा प्रकाशित कराया था। ये सिद्धों और उसके दोहा कोश का है जो संपादित करते हैं बौद्धोगान दोहा के नाम से, इसलिए वे हिंदी के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। अब रामचंद्र शुक्ल पे बात करें अगर थोड़ा, तो रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। आप याद ध्यान दीजिए कि ये लाइन आप नोट जरूर करें कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं। और मैं इसीलिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ही चुना किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि इस किताब में आपको शुक्ल की पंक्तियां, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां, रामविलास जी की पंक्तियां और तमाम ऐसे आलोचकों की पंक्तियां भी इसमें मिल जाएंगी अच्छी खासी देखने को, जिससे कि बच्चन सिंह ने अपने अपने मतों के अनुसार उसको व्यवस्थित करके लगाया हुआ है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि ये सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृत रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं। यानी कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश को अपभ्रंश कहा या पुरानी हिंदी कहा, या ये वो प्राकृत भाषा यानी कि प्राकृत भाषा से की रूढ़ियों से बहुत कुछ उसमें मिला जुला रूप है। अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर्विरोध मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय यानी कि 1050 संवत में पाते हैं, तो दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये जरूर आप नोट करें इस पंक्ति को। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कन्नपा का नाम लेते हैं। ये शुक्ल की लाइन है, आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने स्वयं कन्नपा का काल संवत 900 के उपरांत ठहराया है। अब राहुल जी की बात आ गई। राहुल जी यानी कि राहुल सांकृत्यायन काव्यधारा के नाम से 1945 में रचना लिखते हैं, और इसमें उन्होंने लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश हिंदी अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। यानी कि पूरा जो अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी राहुल सांकृत्यायन भी मानते हैं। कितने लोग मान लिए पुरानी हिंदी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला ही नहीं है। राहुल सांकृत्यायन जी ने पहले के अपभ्रंश और बाद के अपभ्रंश का झमेला नहीं पालते हुए सारे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ही मान लिया है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। उनका कहना है, अब राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि सुबंत टिदंत या शब्द रूप या धातु रूप की शैली में दोनों ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा, और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने नए सुबंतों और तिडंतों की सृष्टि की। यानी कि वो कहते हैं कि संस्कृत के का अनुसरण करने वाला जो दो भाषा सामने आती हैं वो पाली और प्राकृत है, लेकिन अपभ्रंश के पास आकर भाषा ने एक असाधारण परिवर्तन हो जाता है और यहाँ नए तरह के सुबंत और तिडंत प्रत्ययों की सृष्टि होती है।
यानी कि उनकी दृष्टि में, राहुल सांकृत्यायन की दृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता में विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जयात्मक यानी कि गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। कौन रखता है? राहुल जी। राहुल यानी कि राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल कहा है उन्होंने। अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि एचपीडी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते। उन्हीं के शब्दों में कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, इसको आप जरूर नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। उसके बाद एक बार मैं भी इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे। 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। अब वो कौन कौन सी श्रेणी? एक, जैन प्रभाव उत्पन्न प्रतिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं, यानी कि जैन धर्म से प्रभावित मूल रूप से, और दूसरी है मूल रूप से अत्यंत भिन्न बुनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। और अत्यंत लोक भाषा यानी कि जो बोलचाल की भाषा थी उसमें लिखी हुई रचनाएं 2 श्रेणी में रखते हैं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद के व्याकरण, मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे, अब्दुल रहमान के संदेश राशक, प्राकृत पैगलम में उद्धृत लोक भाषा के छंद। और दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गई है। लोक भाषा के साहित्य में वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं, यानी कि लोक भाषा के साहित्य को अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा, यानी कि जो अपभ्रंश थी वो नगरों में बोली जाने वाली कुलीनों की भाषा थी, लेकिन लोक भाषा आम ग्रामीण जनता के द्वारा लोक बोलचाल की भाषा थी, इसलिए वो थोड़ी भिन्न थी, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। संदेश राशक की गणना वे परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। कीर्तिलता के अवहट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। कीर्तिलता जो विद्यापति की रचना है, किसकी? विद्यापति की, आप जरूर याद रखेंगे। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को, जिसे द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं, प्रास्ताविकी में डाल दिया है। इनमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी शामिल हैं। अब देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं सिद्धों के बारे में। शुक्ल जी क्या कहते हैं सिद्धों के बारे में? शुक्ल जी, सॉरी मैं बहुत नीचे चला गया था। शुक्ल जी कहते हैं बौद्ध सिद्धों के बारे में, एक मिनट। शुक्ल जी बौद्ध सिद्धों के बारे में क्या कहते हैं? शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। सिद्ध कन्नपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा खड़ी बोली राजस्थान मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा काव्य की ब्रज भाषा में कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। कहने का मतलब उनका ये है कि कन्नपा के जो संदेश यानी कि उपदेश वाली जो भाषा है वो पुरानी टकसाली हिंदी दिखती है, लेकिन जब वो कोई गेय पद लिखते हैं, गीतों की जो जब लय लिखते हैं तब वो पुरानी बिहारी और पूर्वी बोली का उसमें छटा देखने को मिलती है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। और कहते हैं कि यही परंपरा आगे चलकर कबीर में देखने को मिलती है कि कबीर की साखी की भाषा खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर जब वो रमैनी लिखते हैं जिनके पदों को गाया जाता है तो उसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली मिलती है। कुछ कुछ चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन ने अपने बंगला साहित्य के इतिहास में अवहट्ट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धनाथों का प्रभाव पड़ा है। अब रामविलास जी की बात लिखते हैं। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते हैं। पूछ लेगा कि आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ कौन नहीं मानता है, तो वो हैं रामविलास शर्मा। वे भाषा वैज्ञानिक की चिर परिचित अवधारणा को ही की संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ साफ इंकार कर जाते हैं।
किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, रामविलास शर्मा ये लिख रहे हैं, आप याद रखेंगे, कि आद्य यानी कि आदिकाल, मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नशीनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिनमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। यानी कि रामविलास जी कह रहे हैं कि वो पुराने और नए मध्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की जो चली आ रही परिपाटी को छोड़ करके ये सब अगर देखने जाएं कि कौन कहाँ से निकला है, कौन कहाँ से क्या किया है, ये सब एक चली बनी बनाई आ रही परंपरा का निर्वाह करने जैसा लग जाता है। क्योंकि रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक के तौर पे जाने जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परंपरा और रूढ़ियों में न फंसते हुए वो हमेशा से वैज्ञानिक मान्यताओं को स्थान देते हैं और हमेशा एक नए मार्ग के खोज में विश्वास करते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान, नए मार्ग की खोज और अपने आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती रहती हैं। यानी कि जिस तरह से साहित्यिक भाषाएं रची जाती हैं, लिखी जाती हैं, उसी तरह से लोक भाषाओं की भी अपनी धारा बहती रहती है। आगे अब देखिए क्या लिखते हैं बच्चन सिंह जी, कि इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। यानी कि जो लोक भाषाएं होती हैं वही बहुत ज़्यादा प्रचलित होकर इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती हैं। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है, तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी। यानी कि साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह, यानी कि बनी बनाई एक नहर की तरह चलती है, चलने बहने वाला पानी है। तो लोक भाषा जो है वो स्वतः निर्माण यानी कि स्वयंभू है, खुद से ही प्रवाहमान है, स्वयं प्रवाहमान नदी है। कहने का मतलब ये है कि जब साहित्य की भाषा कभी बनाता है, लेकिन लोक भाषा स्वतः बनती है। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल, विषम रूप अथवा गत्यात्मक होता है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ फिर से वो इसको व्याख्यायित कर रहे हैं कि नहर का जल बहुत स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहता है, लेकिन नदी यानी कि लोक भाषा जो है वो बहुत चटुल, विषम और बहुत गत्यात्मक होती है, इसलिए उसमें ताजगी और मिठास होती है। वो बच्चन सिंह का कहना है कि लोक भाषा में ताजगी और मिठास होती है, जबकि काव्य की भाषा में, साहित्य की भाषा में उतनी नहीं होती। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य को प्रभावित करता रहता है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है, यानी कि लोक भाषा से साहित्य की भाषा बनती है और लोक भाषा साहित्य की भाषा साहित्य को प्रभावित करता रहता है। दोनों द्वंद्वात्मक संबंध होते हैं। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसीनी का रामविलास ने जो खंडन किया है वह सही है। यानी कि बच्चन सिंह भी रामविलास जी का समर्थन करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं। प्राकृत भाषा साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से निर्मित हुई होंगी। उनकी ध्वनियाँ आसमान से तो टपकी नहीं, वे भी समाज की ही देन है। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। यानी कि कहने का मतलब बच्चन सिंह कहते हैं कि प्राकृत को कृत्रिम भाषा यानी कि बनाई हुई भाषा बिल्कुल भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राकृत भाषा भी कहीं ना कहीं किसी लोक भाषा से ही बनी होगी। उसकी भी ध्वनियाँ बिल्कुल आसमान से एकाएक टपकी नहीं होंगी, वो भी किसी समाज की ही देन होगी। यदि वे कृत्रिम है तो बौद्ध, सिद्धों और जैनियों ने धर्म उपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया? और अगर प्राकृत भाषा, प्राकृत अपभ्रंश कृत्रिम भाषा है तो बौद्ध, सिद्धों और जैनियों ने अपने अपने धर्म उपदेश के लिए इसी भाषा का सहारा क्यों लिया? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यदि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों, प्रसर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली खड़ी बोली और भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है, न कि प्राकृत से, न संस्कृत से। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश
साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है, यानी कि अपभ्रंश साहित्य का को पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है हिंदी साहित्य को जानने और समझने के लिए। इधर साहित्य इतिहास लेखन में काव्य रूपों का अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तन मान्यता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है। यह प्रविधाओं को चयन और परिवर्तित एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत और दोहा तो कभी कवित सवैया, कभी हरगीतिका तो कभी मुक्त छंद एक काल अवधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि साहित्य के रूपों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा कालांतर आता है कि उसके पूरे रूप में बदलाव हो जाता है। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होते हैं। इन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संपृक्त इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि जो विधाओं में परिवर्तन होता है उसके साथ साथ उसके एथिक्स एंड वैल्यू मूल्य भी बदलते होंगे। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में इतिहास दृष्टि भी निहित है। अब जब जैसे हमारे मूल्य एथिक्स एंड वैल्यू बदलेंगे, हमारी विधाएं बदलेंगी, तो कोई भी इतिहासकार जब उसको खोजने जाएगा, जब उसको खोजेगा तो उसमें अलग अलग तरह का वो अपना स्ट्रगल करेगा, कुछ अलग अलग चीज़ों को फेस करेगा। तो ऐसे में इतिहास की दृष्टि भी परिवर्तित रूप में बदल के निहित ही होगी उसमें, यानी कि इतिहास दृष्टि भी ऐसे ही बदलती जाती है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। अब आप ध्यान देंगे कि इसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, हाँ यहाँ, क्योंकि ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा जाए। बहुत कुछ उलूल जुलूल की चीज़ें पढ़ने से कुछ लाभ भी नहीं ज़्यादा होता। तो हिंदी ने इस विरासत के लिए ग्रहण किया। अब क्या है कि काव्य रूप उसकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए। बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश और चर्या गीत बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र में लिखा। अब इसमें याद करने वाली चीज क्या है कि जैन अपभ्रंश काव्य कहाँ लिखा गया, राजस्थान गुजरात के समीप। बौद्ध सिद्धों के द्वारा दोहा कोश और चर्या गीत कहाँ लिखा गया, बंगाल और बिहार में। देखिए कि एक भारत के पश्चिम सीमा की तरफ है और एक पूरब की तरफ है। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे कि जैन अपभ्रंश काव्य यानी कि जितने भी जैन अपभ्रंश काव्य लिखे गए वो राजस्थान गुजरात के समीप, और जो बौद्ध सिद्धों का क्षेत्र रहा वो बंगाल और बिहार सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य यह है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई उस मात्रा में न गुजराती को मिली न बांग्ला को मिली। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अपभ्रंश के शब्द, जो अपभ्रंश की तिडंत और प्रत्यय और तद्भव तत्सम शब्द हैं जो हिंदी को मिले, वो न गुजराती को मिला न बंगला को मिला। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं, अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं। यानी कि जो जहाँ जाके अपभ्रंश खत्म हो जाती है वहीं पे हिंदी भी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अपभ्रंश अगर बांग्ला तक जाके सिमट जाती है, वहाँ उसका सीमा का अंत हो जाता है, तो हिंदी के सीमा का भी अंत बांग्ला तक जाके खत्म हो जाता है, बंगाल तक खत्म हो जाता है। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। अपभ्रंश काव्य मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पहली है सिद्ध काव्य, दूसरी है जैन काव्य और तीसरी जो है वो बौद्ध जैनेतर साहित्य है। अपभ्रंश के अंतिम काल यानी कि 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली अवधी ब्रजी मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक और अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। यानी कि विद्यापति जो 14वीं-15वीं शताब्दी में लिख रहे थे, तो इस समय एक तरफ वो अवहट्ट में लिख रहे थे और दूसरी तरफ वो मैथिली में लिख रहे थे। इसके बाद से हिंदी रचनाओं में अविच्छिन्न परंपरा आरंभ हुई। अतः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया किंतु उसकी वस्तु का अंतर्योजना बदल गई। यानी कि हिंदी में अपभ्रंश के काव्य के रूप को तो लिया गया, लेकिन उसकी जो योजना है वो हिंदी के अनुसार बनी, वो खुद बनाए हिंदी कवि अपने हिसाब से। अब ध्यान दीजिए अपभ्रंश काव्य क्या आता है। अपभ्रंश काव्य अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपभ्रंश
भाषा। तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत क्या आता है कि अपभ्रंश में काव्य रचना की शुरुआत कब से हुई, कहना कठिन है। पर कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। एक उदाहरण है कि मीरा परहुज हंस विहंगम, अलिग पौव शरीय कुरंगम, अतुज्जह कारणे रराणि भमंते, कोण हुपुच्छिय मई रुवंते। ध्वनि पद संगठना तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं अपभ्रंश की रचना है, पर कुछ विद्वान इसे परवर्ती मानते हैं। उद्यतन सूरी के कुबले माला में तीसरी शताब्दी से लेकर 8वीं तक की अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिल जाएंगे, पर 8वीं शताब्दी में तो सिद्ध और जैनियों के प्रमाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। अब आप ध्यान दीजिए कि मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भाषा की बोली थी, पश्चिमी भारत की बोली थी। अभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारांत का बाहुल हो गया। अभीर कौन थे? जो बाहरी आक्रमणकारी थे, अभीर वही थे। शक, कुश, शक, हूण, ये जितने थे उन्हें अभीर कहा गया। धीरे धीरे यह समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई, पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल में पाई जाती है। लोगों ने प्रश्न किया है कि इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा, मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती हैं। यानी कि प्रश्न ये उठता है कि ये जो अपभ्रंश है वो केवल पूरब और पश्चिम सीमाओं पर क्यों ही इसका प्रभाव दिखता है, बीच के देश में यानी कि भारत के बीच में जो मध्य प्रदेश का देश एरिया है, छत्तीसगढ़ है, इन सब इलाकों में जो मध्य देश है वहाँ इसका प्रभाव क्यों नहीं देखने को मिलता है। तो मध्य देश में भी ब्रज भाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। ये कौशलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का मंत्री रैयणा धनंजय मान्यखेट ले गया था। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मान्यखेट चले गए थे। राष्ट्रकूट जैन थे। उन्होंने अपभ्रंश का संरक्षण किया। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था। कानिकुब्ज उनकी राजधानी थी। कानिकुब्ज दरबार ने संस्कृत का प्रश्रय दिया, लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे। जैसे स्वयंभू, पुष्पदंत स्वतः सिद्ध हैं। पूरब में पाल राज्य में अपभ्रंश को संरक्षण मिला। अब आप ध्यान दीजिए, अब ये इतिहास बता रहे हैं और किस तरह से इतिहास की मध्य देश में अपभ्रंश का क्या हिसाब किताब रहा। तो मध्य देश में ब्रजभाषा के कवि रहे। जैन परंपरा के सबसे पहले कवि स्वयंभू माने जाते हैं, और स्वयंभू जो थे वो कौशलवासी थे। कौशल का मतलब क्या है? कौशल जो प्रदेश है वो क्या है? कौशल प्रदेश क्या है? तो कौशल जो प्रदेश है वो भी आपके मध्य भारत के अंतर्गत ही आता है। जो 16 महाजनपद थे उसमें एक कौशल भी था। और पुष्पदंत जो थे वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले आदमी थे। लेकिन जब राष्ट्रकूट आक्रमण करते हैं दिल्ली पे, तब वो पुष्पदंत और स्वयंभू दोनों को मान्यखेट लेके जाते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि राष्ट्रकूट जो थे वो जैन थे, और जैनियों की काव्य की भाषा क्या थी? अपभ्रंश थी। इसलिए उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण प्रदान कर दिया। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था। कानिकुब्ज प्रतिहारों की राजधानी थी। प्रतिहार राजा मिहिरभोज को आप याद करिएगा तो यहाँ से याद रहेगा। कानिकुब्ज ने दरबार में संस्कृत को प्रश्रय दिया। चूंकि मिहिरभोज बहुत भक्तप्रिय आदमी था, लेकिन अपभ्रंश के कवि इस प्रदेश में स्वतः सिद्ध हुए, यानी कि पुष्पदंत और स्वयंभू स्वतः सिद्ध हुए। पूरब में पाल जो राज्यवंश था जिसके संस्थापक गोपाल थे, उन्होंने अपभ्रंश को दिया। और देखिए, पाल वंश जो है वो गडेरिया वंश था। द्विजातियों की तरह उसने संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया। अपभ्रंश लोकोन्मुख भाषा थी। उस राज्य में भी इसे प्रोत्साहन और संरक्षण मिला। चूंकि जो अपभ्रंश की भाषा थी वो कहीं ना कहीं लोक भाषा से मिली जुली थी, ग्रामीण जनता की बोलचाल की भाषा थी। तो पाल वंश जो गडेरिया वंश था वो बहुत विद्वान, संस्कृत को क्या करेगा रख के, इसलिए उसने भी अपभ्रंश को ही संरक्षण दिया। पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को है। जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। व्यापार से ही भाषा का व्यापार हो सकता है। आप ध्यान दीजिए कि जब एक आदमी दूसरी जगह बोलने जाता है और हमारी ज़रूरत होती है कि हम किसी चीनी आदमी से कोई सामान खरीदें, तो हमें उसकी भाषा भी सीखनी पड़ती है उससे नेगोशिएट करने के लिए। ठीक यही काम जैनियों ने किया। जैनियों ने अपना व्यापार किया और अपभ्रंश का प्रचार प्रसार भी इसी के कमोबेश होता रहा। पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और वहाँ जैनियों के हाथ में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई। ये रहा अपभ्रंश का किस तरह से फैला। अब बौद्ध सिद्ध साहित्य काव्य कैसे फैला, इस पे बातचीत करें अगर, तो आप ध्यान दीजिए कि समानतः
बौद्ध सिद्धों का समय जो है वो 8वीं से 13वीं शताब्दी माना जाता है। इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार का पूर्वांचल था। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र थे। बख्तियार खिलजी द्वारा उन विश्वविद्यालयों को नष्ट किए जाने पर वे इधर उधर बिखर गए। इन बौद्ध सिद्धों का संबंध बौद्धों के महायान शाखा की अनेक उपशाखाओं से वज्रयान शाखा से था। दूसरे तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं और सिद्ध साहित्य भी। अब ध्यान दीजिए कि सिद्धों का क्या रोल था। तो सिद्धों की इतनी रचनाएं नहीं मिल पाई हैं कि प्रमाणिक रूप से कुछ कहा जा सके, पर कुछ उपलब्ध हुई हैं। उनके आधार पर तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति तथा हिंदी के निर्गुण कवियों पर इनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इधर कुछ विद्वानों ने जोखिम उठाकर तिब्बत नेपाल जाकर कुछ कृतियां का उद्धार किया। इनके साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभ पाश्चात्य प्राच्य विद्या वेंडल ने किया था। बाद में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों को बौद्धोकान दोहा के नाम से 1917 में संपादन किया। ये जरूर याद रखिएगा, ऊपर भी मैंने बताया और यहाँ भी बता रहा हूँ। इनकी पांडुलिपियां नेपाल से मिली थी। 1928 में मोहम्मद शहीदुल्लाह ने लेसा मिस्तोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में शरपा और कृष्णपा के दोहा कोशों और चर्या पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर किया। प्रबोध चंद बागची का नाम आया। अब इसको आप जरूर याद रखिए। प्रबोध चंद बागची द्वारा तिलोपा, सरपा, कन्नपा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से छपवाया गया। प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश के नाम से छपवाया। राहुल जी तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ ले आए। राहुल जी का मतलब राहुल सांकृत्यायन। उनके चर्या पदों और दोहों को हिंदी काव्यधारा शीर्षक से संपादित किया। हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। कब आई? तो 1945 में। इधर बनारस के एक बौद्ध पंडित को कुछ और सिद्ध ग्रंथ मिले थे। उन्होंने उसका संपादन अपने हाथ में लिया ही था कि अचानक उनका देहावसान हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ याद करने की बात है कि कब किसने प्रयास किया। तो सबसे पहले प्रयास बौद्ध सिद्धों का करते हैं 1916 में हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री। उसके बाद आप प्रबोध चंद बागची को याद करेंगे। दूसरे नंबर पे प्रबोध चंद बागची और पहले नंबर पे हरप्रसाद शास्त्री। तीसरे नंबर पे 1945 में राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा लिखते हैं और उसमें सिद्धों के दोहा कोश को सम्मिलित करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जिन 84 सिद्धों की जीवनियों रचनाओं को थोड़ा बहुत पता है, उनमें सरपा, शबरपा, लुईपा, दरिकपा, ढोंबीपा, भुसुकपा, टट्टीपा, कन्नपा, इनमें भी सरपा और कन्नपा का विशेष महत्व है। अतः मुख्यतः इन्हीं की चर्चा की जाएगी। ये सब तांत्रिक बौद्ध हैं। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। यह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी, पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक ही रहस्यवादी और विकृतिपरक हो गया था। इनकी तांत्रिक साधना के स्वरूप और सामाजिकता को लेकर के विद्वानों में गहरा मतभेद है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय उनकी साधना में भौतिकवाद ढूंढ निकालते हैं, जबकि दामोदरन उसे हास्योन्मुख कहते हैं। अब सारे तंत्रवाद का मूल तत्वदेह है, चाहे वो बौद्धों का हो, शैवों का हो और वैष्णवों का हो। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के मतानुसार यदि यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद नहीं तो कम से कम आदि भौतिकवाद तो है ही। कुलाणव तथा ऐसे अन्य तंत्रों में यह भौतिकवाद जबरदस्ती थोपे गए आध्यात्मिक विचारों के कारण कुछ अस्पष्ट हो गया, किंतु सहजियों लोगों के सरल किसान गीतों में यह मूल भौतिकवाद जीवित रहा। ठीक इसके विपरीत दामोदरन का कहना है कि यह सच है कि तंत्रवाद वर्ग पूर्व समाज में कृषि कबीलों की बहुत सी मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाया तथा उसे आत्मसात कर लिया। आप ध्यान दीजिए कि ऊपर जो कह रहे थे वो उनका नाम अगर आप देखेंगे तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का कहना था कि जो बौद्ध तंत्रवाद था वो मूलतः भौतिकवाद था। वो इस स्तर पे कह रहे थे कि गरीबों और कबीलों पे ये प्रभाव दिख रहा था और वो कम से कम अपने तंत्र विद्या को लेकर के जागरूक हो रहे थे। लेकिन दामोदरन ने कहा लेकिन दामोदरन ने कहा लेकिन दामोदरन ने कहा एक मिनट नीचे आ गया। दामोदरन ने कहा
लेकिन दामोदरन ने कहा है कि कृषि कबीले बहुत सी मान्यताओं और व्यवहारों में अपनाया तथा उन्हें आत्मसात कर लिया, किंतु यह दावा करना कि दोनों एक ही थे समूचे ऐतिहासिक संदर्भ में भूल जाना है। अब इसको आप थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि वज्रयान के वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से ले लिया गया। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी वज्रपाणी को यक्षों का देवता मानते हैं, वज्र इंद्र का आयुध था। आप ध्यान दीजिए कि वज्रयान जो शाखा थी उसको किस तरह से सनातन धर्म में मिलाया जाता है। कहा यह गया कि वज्र शब्द जो है वो हिंदू विचार पद्धति का शब्द है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वज्रपाणी को यक्षों के देवता के रूप में माना। वज्र इंद्र का आयुध है, यानी कि वज्र जो है इंद्र का शस्त्र है, उसमें शत्रु विनाश की शक्ति थी। वज्र को मणि भी कहते थे जो ऐश्वर्य का बोधक था। उसका एक नाम सॉरी बार बार ये कहाँ आ गए भैया। उसका एक नाम उसका एक नाम यहाँ आए थे। उसका एक नाम अस्मि भी था। यह अमरत्व का साधन था। बाद में ब्रज का अर्थ बौद्धों का शून्यवाद हो गया और बुद्ध को ब्रज सत्व की संज्ञा मिली। ब्रज सत्व को समझना नैरात्म्य निस्वभाव को समझना है। इस नैरात्म्य या निसंभाव को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। यानी कि जो नैरात्म्य है, जो निसंभाव है, निस्वभाव है, उसको प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया, तब जाके वज्रयान शाखा बनी। वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का अबाधित और सामाजिक संभोग है। इसके पौरोहित नीच जाति की स्त्री करती, जिसे भैरवी या योगिनी कहा जाता था। लेकिन इसका जो पौरोहित कर्म था वो नीच जाति की स्त्री, ऐसा उस समय का मानना था। प्रगोपाय यानी कि स्त्री पुरुष और पंचमकार मध्यमांस मत्स्य मयन मुद्रा इसके साधन है। साध्य है महासुखवाद अथवा संभोग की चरम परिणति। जादू टोना, अब आप देखिए महासुखवाद यानी कि संभोग की चरम परिणति, जादू टोना मंत्र अभिचार इसमें शामिल है। इन उपायों से सिद्धि प्राप्त होती है। यह सिद्धि साधना चाहे कृषि अनुष्ठान से जुड़ी हुई हो, चाहे कबीलाई जातियों की आदिम प्रथाओं से, यह धर्म का विकार ग्रस्त रूप है। मतलब कि यह सिद्ध साधना किसी भी तरह के समाज से जुड़ा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक धर्म के विकारग्रस्त रूप के तरफ पे देखने को मिलता है। सिद्धों से व्यक्ति का चाहे जो कल्याण हो, मतलब सिद्धि से व्यक्ति चाहे कुछ भी कल्याण हो, समाज का तो अकल्याण ही होता है। समाज और व्यक्ति का रुख यथार्थ से हटकर महासुख की ओर मोड़ देना है। पूरे तंत्रवाद पर टिप्पणी करते हुए दामोदरन लिखते हैं कि आदिम कबीले में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी, यद्यपि निषेधात्मक ढंग से। उसका उदय प्राकृतिक घटनाओं के कारणों को न जान पाने फलस्वरूप हुआ था, किंतु मध्य युग में विज्ञान ने मूलतः एक सामाजिक भूमिका अदा की। इसने सामाजिक घटनाक्रम के कारणों से अनभिज्ञ लोगों के विचारों और क्रियाकलापों में जड़ें जमा ली थी। अब यह विज्ञान के परिस्थापित करने वाली चीज नहीं रह गई थी, उल्टे इसने विज्ञान की प्रगति के लिए दरवाजा बंद कर दिया। यानी कि जो जादू तंत्र मंत्र था, ये विज्ञान की प्रगति के लिए अब रोक लगाने वाला ही व्यवस्था है। ग्राम समुदाय में गत्यारोध और आर्थिक पिछड़ेपन को और मजबूत बनाते हुए इसे सामाजिक प्रगति का अवरुद्ध कर दिया गया और जनता जो वैज्ञानिक ज्ञान से अनभिज्ञ थी, अधिकाधिक यथार्थ को भागने लगी और जादू टोना तथा तंत्र मंत्र की शरण ढूंढने लगी। अब यह माना जाने लगा कि मनुष्य जो कुछ नहीं कर सकता, उसे करने की क्षमता आध्यात्मिक शक्ति में है। यानी कि इस तरह से जादू टोना का प्रचार प्रसार बढ़ा कि मनुष्य को लगा कि सब कुछ, सारे सामर्थ्य, सारी शक्तियाँ तो आध्यात्मिक जगत में ही हैं, उस जादू टोना में ही है। भारत में तंत्रवाद की यही पृष्ठभूमि है। भुवनेश्वर पुरी खजुराहो मंदिर
कला की दृष्टि से कितने भी महान क्यों ना हो, इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब हैं। इसलिए नाथों ने महासुखवाद के विरुद्ध योग का समर्थन किया। यानी कि बौद्ध के वज्रयान शाखा से सिद्धों ने जो महासुखवाद की के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उसके विरोध में नाथों ने योग सिद्धांत देते हुए योग का समर्थन किया। पर इन सिद्धियों की एक सामाजिक भूमिका भी थी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण धर्म अपने जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किए हुए था, सिद्धों ने अपने सिद्धि बल से अर्जित मूर्ति भंजन किया। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध वे तन कर खड़े हो गए, किंतु हमसे तुमसे घटकर नहीं, चमत्कार में कुछ बीस ही पड़ेंगे। नीच कहीं जाने वाली स्त्रियों को उन्होंने भैरवी और योगिनी का दर्जा दिलाया। अब ध्यान दीजिए कि जहाँ एक तरफ सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था लागू थी, ब्राह्मण धर्म अपनी चरम स्थिति में था, ब्राह्मण धर्म में बाह्याडंबर जो फैले हुए थे, उसको तन करके विरोध किया सिद्धों ने। और वो किया क्या कि अपने तंत्र व्यवस्था में नीच जात की स्त्रियों में, जहाँ ब्राह्मण धर्म यानी कि सनातन में उसको नीच स्त्री कह के दुत्कारा जाता था, वहाँ यहाँ इन्होंने नीच स्त्रियों को ही पुरोहित का काम दिया और उसे भैरवी और योगिनी का दर्जा दिया। किंतु जहाँ तक सिद्धों, जाति पाति की प्रथा, ऊंच नीच का भेद, शास्त्र विजित तत्ववाद, बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं, वहाँ तक उनकी भूमिका निसंदेह प्रगतिशील है। वे अत्यंत तीखे और दो टूक ढंग से उनका खंडन करते हैं। बाद में खंडन का यह स्वर कबीर में और भी जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित हुआ। यानी कि जहाँ तक सिद्धों ने ऊंच नीच और भेदभाव का खंडन किया, वो कहीं न कहीं प्रगतिशील देखे, और यही विचार आगे चल करके कबीर में भी देखने को मिलता है। इन सिद्धों में सभी जाति के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य और शूद्र भी थे। सिद्धों की बिरादरी में दाखिल होकर जाति भेद स्वयमेव नष्ट हो जाती थी। संख्या शूद्र अधिक थे, कोई कारीगर था, कोई खेतिहर मछुआरा, कोई तेल निकालता था, भाड़े कोई भाड़े गढ़ता था। इस समय की सामंती व्यवस्था में खेती काम शूद्रों के हाथ में आ गया था। भूमि से जुड़कर पहले ही हीन भावना कम हुई, यानी कि भूमि से जब जुड़ गए शूद्र तो हीन भावना उनके में कम हुई और खुद को किसान कहने लगे। उच्च जातियों के विरोध में खड़े होने में उन्हें बल मिला सिद्धों की वजह से। सिद्धों ने अपने लिए जो नाम चुने वे द्विजातियों के को मुंह चिढ़ाते हैं। सबरीपा, चमरीपा, कुकरीपा, ढोंबीपा आदि ऐसे नाम हैं। अब हम बात करेंगे सरपा के बारे में। सरपा 8वीं सदी, राहुल संकृत्यायन का मतानुसार सरपा पहले बौद्ध सिद्ध हैं जिन्होंने चर्या गीत और दोहा कोश की रचना की। उन्होंने सरपा का समय 8वीं शताब्दी ठहराया है। इन्हें सरोरूपा, सरोज वज्र और राहुल वज्र भी कहा गया है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय, अन्य लोगों ने इन्हें सबर यानी कि वहेलिया सिद्ध करने का प्रयास किया है। वे नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी। नालंदा विश्वविद्यालय प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक था, यानी कि शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक था। अतः हो सकता है कि वे ब्राह्मण ही रहे हों। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद का खंडन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वे सबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे। जाति पाति का यह खुला खंडन था। महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति को प्रति स्पष्ट विद्रोह था। धर्म के बाह्याडंबर के विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर शरह ने स्वरों को जो आक्रामकता और उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में सुनाई पड़ता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरपा में ही देखने को मिलता है। इस लाइन को आप जरूर नोट करेंगे। बच्चन सिंह लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरपा में ही देखने को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे हम देखेंगे कि पानी और कुश लेकर संकल्प करने कराने वाले, दिन रात अग्निहोत्र में नग्न रहने वाले, घंटी घंट बजाकर आरती उतारने वाले, मुड़ मुड़ाकर सन्यासी बनने वाले, नग्न रहने वाले, केसों को लुंचित करने वाले, झूठे साधकों की मलामत करने वाले, वे समूचे बौद्ध साधकों में अद्वितीय थे। अब हम अगली क्लास में बाकी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक समय के अनुसार ही पढ़ना है और अगली क्लास हम शुरू करेंगे तो वहाँ वो हमारा टॉपिक होगा कन्नपा से। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक नए क्लास में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।